पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम तथा स्नेल का नियम पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं, क्योंकि इसका ही उपयोग प्रकाश के अपवर्तन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह प्रकाशतः विरल माध्यम कहलाता है। ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह प्रकाशतः सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह प्रकाशतः विरल माध्यम कहलाता है तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह प्रकाशतः सघन माध्यम कहलाता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक, वैसे ही जल में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वैसे ही कांच में प्रकाश की चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल माध्यम कहलाएगा और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह सघन माध्यम कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित कुछ तथ्य। प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही काफ़ी उपयोग है। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमारा पहला तथ्य है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह अभिलंब से दूर भागेंगी। वह अभिलंब से दूर हटेंगी। लेकिन हमारा दूसरा तथ्य है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेंगी। वह अभिलंब की ओर मुड़ेंगी। और हमारा तीसरा तथ्य है कि जब प्रकाश की किरण सघन तथा विरल माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ेगी तब वह सीधा आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित 3 तथ्य हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह अभिलंब से दूर भागेंगी, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेंगी, तथा जब प्रकाश की किरण सघन तथा विरल माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ेंगी तो वह बिना मुड़े हुए, बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर निकल जाएंगे।
ठीक है, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, हम लोग याद करेंगे कैसे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, ध्यान दीजिए कि पहले सघन है और यहाँ बाद में विरल है, और यहाँ पहले विरल है और बाद में सघन है। तो ध्यान रखना है कि जब पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल से सघन यानी विरल, जब विरल आगे होगा तो इसका मतलब समझिएगा कि विरल यानी कि गिरल, तो गिरल तो किधर गिरेगी, यानी कि अभिलंब की ओर गिरेंगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन, विरल समझिए, विरल से जब सघन में प्रवेश करेगी तो किरण गिरेगी, तो गिरेगी तो किधर गिरेगी, तो अभिलंब की ओर गिरेगी। ठीक है, तो जब एक ठो अभिलंब की ओर हो जाएगा तो दूसरा अभिलंब से दूर ही होगा, यानी कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब से दूर भागेंगी। और तीसरा, तो जब प्रकाश की किरणें सघन तथा विरल माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ेगी तो वह बिना विचलित हुए आगे की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग। हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग से संबंधित कुछ तथ्य, इन्हीं तथ्यों का पालन करके हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? पानी में रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तथा तीसरा क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, क्यों? ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इन्हीं क्वेश्चनों में हमने अब सघन और विरल माध्यम के बारे में पढ़ा, ये सघन और विरल माध्यम से ही संबंधित है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है। जैसे वायु में हमने पढ़ा कि वायु में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। वहीं जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तथा जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड है। तब हम देखेंगे, अगर कोई पूछता है कि इसमें बताइए कि इनमें वायु और जल में कौन प्रकाशता सघन तथा कौन प्रकाशता विरल माध्यम है, तब हम बताएंगे कि जैसे देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा अधिक है तथा जल में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम है। अर्थात जल जो है वायु की अपेक्षा प्रकाशतः सघन माध्यम है, सघन माध्यम, तथा वायु जो है जल की अपेक्षा प्रकाशतः विरल माध्यम है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन माध्यम होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ठीक है, मान लीजिए कि यह कोई पात्र है, इसी पात्र में सिक्का रखा हुआ है, इसी पात्र में सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ से इस सिक्के को देख रहा है, यहाँ जल इसमें भरा हुआ है, सिक्का यहाँ रखा हुआ है और जल से ये बाल्टी या कोई भी पात्र हो या भरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कोई पूछे कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, क्यों? तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले देखिए कि इसमें 2 माध्यम कार्य कर रहा है, एक जो जल है, एक जल है तथा दूसरा जल के ऊपर की जो माध्यम है वह वायु है, जल के ऊपर का माध्यम वायु है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जल से होकर वायु में प्रवेश करेंगी और इसके बाद जो भी व्यक्ति देख रहा है उसकी आंखों पर आंख के पास जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 2 माध्यम है, एक जल है और एक वायु है। अर्थात प्रकाश की जो किरण है जल में उपस्थित सिक्के से टकराएगी और टकराने के बाद वायु से होते हुए उस व्यक्ति की आंख पर पहुँचेगी। तो हम लोग जानते हैं कि
जल जो है वायु की अपेक्षा प्रकाशतः सघन माध्यम है। जल जो है वायु की अपेक्षा प्रकाशतः सघन माध्यम है तथा वायु जो है जल की अपेक्षा प्रकाशतः विरल माध्यम है। तथा हम यह भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती हैं। हम लोग पहले पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग से संबंधित तथ्य में कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम अर्थात प्रकाश की किरणें सिक्के से टकराएंगी अर्थात जल से होते हुए वायु में प्रवेश करेंगे अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हुए आंख पर पहुंचेंगी। तो प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर भागती हैं अर्थात जो व्यक्ति जो है सिक्के की वास्तविक स्थिति यहाँ है लेकिन सिक्का का जो वास्तविक आकार है हम लोगों को कुछ अभिलंब से किरणें जो है दूर भागती है अर्थात यहाँ ना होकर कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा वो हम लोगों को यहाँ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों का कैसा हुआ अपवर्तन हम लोग समझे। प्रकाश की किरणें जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर गई अर्थात वह अभिलंब से दूर भाग गई इसलिए सिक्का जो है अपने वास्तविक आकार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है। ठीक, इसी प्रकार पानी में रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों? पानी में रखा हुआ छड़ी जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जस्ट यही कारण है। पानी में रखी हुई छड़ी जब छड़ी रखी है तो उसका वास्तविक आकार वैसा नहीं होता है लेकिन ऐसे हम लोगों को प्रतीत होता है कि वह मुड़ा हुआ है लेकिन वास्तविक रूप से वह मुड़ा नहीं रहता है। ठीक बा, जस्ट ऐसी ही घटना उसमें भी होता है कि उसमें भी दो माध्यम कार्य करता है, एक ठो जल है और दूसरा जल के ऊपर जो माध्यम है वह वायु है। यानी प्रकाश की किरणें हैं छड़ी से टकराकर जल से होती हुई वायु में प्रवेश करती है अर्थात जल जो है वायु की अपेक्षा सघन माध्यम हुआ और वायु जो है विरल माध्यम हुआ अर्थात प्रकाश की किरणें जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं अर्थात वह मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, मुड़ जाती हैं अर्थात वह अपने वास्तविक आकार से थोड़ा मुड़ा हुआ छड़ी प्रतीत होता है। ठीक, वैसे ही यह भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ठीक है, तो शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल n से सूचित करते हैं, इसे स्मॉल n से सूचित करते हैं। इसे हम लोग स्मॉल n से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम लोग शॉर्ट में n बराबर c/v भी लिखते हैं। n बराबर c/v, जहाँ n जो है अपवर्तनांक है, c जो है शून्य में प्रकाश की चाल है तथा v दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, एक बात हम लोग और समझेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम कहलाता है तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह प्रकाशतः सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें उसका उल्टा होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। जैसे हम लोग अभी देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा कि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो वायु जो है कांच की अपेक्षा
विरल माध्यम है तथा कांच जो है वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे, इन दोनों का अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है, वायु, तो ध्यान रखिए वायु या शून्य में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होता है, अर्थात दोनों में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर ही होती है। ठीक है, तो वायु का अगर हम अपवर्तनांक निकालें तो शून्य में प्रकाश की चाल भी 3 लाख किलोमीटर होती है और वायु में भी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होती है। तो अगर हम वायु का अपवर्तनांक निकालते हैं, अगर हम वायु का अपवर्तनांक निकालते हैं तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है तथा वायु में भी प्रकाश की चाल, जो माध्यम हुआ, वायु में भी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हुआ। अगर हम इन दोनों को कटा दें, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो शून्य में प्रकाश की चाल है तथा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो वायु में प्रकाश की चाल है, अगर इन दोनों को कटाए तो हमारे पास 1 आया, यानी वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 है। ठीक, उसी प्रकार अब हम कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं। कांच का अपवर्तनांक, तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तथा माध्यम यानी कि कांच, माध्यम यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसे हम कटाएंगे, 3 में 2 से भाग देंगे, यानी कि लगभग 1.5 आया, 1.5 आया। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया अपवर्तनांक से संबंधित कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यह वायु का अपवर्तनांक कितना आया है 1 और कांच का अपवर्तनांक कितना आया है 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 आया अर्थात यह सघन माध्यम है तथा वायु का अपवर्तनांक 1 आया है अर्थात यह विरल माध्यम है। और प्रकाश की चाल से भी तुलना कर लें तो वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है अर्थात यह विरल माध्यम है और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर होता है अर्थात यह सघन माध्यम है। देखिए दोनों ओर आया कि नहीं उतना ही, यह भी विरल और इस स्थिति में भी विरल। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, इस नोट्स को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो फिर कमेंट या कॉल करके पूछ लेना है। ठीक है।